નમસ્કાર, હાઇલાઇટ ગુજરાતમાં હું વંદના ધંધુકી આપનું સ્વાગત કરું છું। તો જોઈએ આજના સ્થાનિક સમાચાર। હાલે થઈ રહેલ કિસાન આંદોલનને ધ્યાને લઈને અબડાસા શીખ સમુદાયના ખેડૂતો દ્વારા સમર્થન કરાયું। હાલમાં સમગ્ર ભારત દેશમાં કિસાન આંદોલનનો મુદ્દો છવાયેલો છે, ત્યારે હરિયાણા અને પંજાબના ખેડૂતો કેન્દ્ર સરકારના બિલનો વિરોધ પ્રદર્શન કરી રહ્યા છે અને દિલ્હીમાં ઘેરાવો પણ થઈ રહ્યો છે। જો કે ગુજરાતમાં વિરોધની કોઈ અસર નથી। ત્યારે ગુજરાતમાં સરહદી કચ્છ જિલ્લાના અબડાસા તાલુકાના કોઠારા, વાકુ સહિતના ગામોમાં શીખ સમુદાયના જે ખેડૂતો ખેતી કરે છે તેઓ પણ અન્નદાતાઓની લડાઈને ટેકો આપી છે। ત્યારે તે ખેડૂતોની મુલાકાત લેતા ખેડૂતો દ્વારા જણાવ્યું હતું કે કેન્દ્ર સરકારના નવા કાયદાના નામે અદાણી અને અંબાણીએ ફાયદો કરાવવા જઈ રહી છે, જેને અમે સખત વિરોધ કરીએ છીએ અને કાયદો રદ કરવામાં આવે તેવી માંગ પણ કરીએ છીએ। અને કચ્છમાં પણ ભાજપની સરકારે નર્મદાના નીર આપવામાં જે વાયદા કર્યા છે તે પણ ખેડૂતોના હિતમાં કોઈ કામ નથી કર્યું, જેથી ગુજરાત સરકાર સામે પણ ખેડૂતો દ્વારા આક્ષેપો કરવામાં આવ્યા હતા। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। मैं पृथ्वी सिंह मुकंद सिंह पिंड गांव बांकू तहसील अबड़ासा भुज कच्छ डिस्ट्रिक्ट गुजरात से बोल रहा हूँ। जो जे आज सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो 3 ऑर्डिनेशन पास किए हैं, ये किसानों के लिए सरासर गलत हैं और इसका किसानों को मजदूरों को बहुत ही इसका बुरा असर होगा। इसमें क्या है कि छोटा जो किसान है, छोटा किसान मजदूर सभी जो भी मतलब अन्न खाता है, मानवता पूरी मानवता को इसका नुकसान है, क्योंकि जो खेडूत आज लड़ाई लड़ रहे हैं, ये इस चीज़ की लड़ाई है कि हर आदमी को 20 से 25 रुपये किलो अनाज मिले, और जो सेंट्रल सरकार अबानी अडानी के लिए लड़ रही है वो 150 रुपये किलो के लिए लड़ रही है, भी पब्लिक को 150 रुपये किलो बिक्री कर सके। जो एमएसपी है, एमएसपी का जो आज सेंट्रल गवर्नमेंट ने हरियाणा पंजाब में जो लागू करने की सोच रहा है, तो ये गुजरात बाकी स्टेटों में तो बहुत साल पहले हो चुका है ये सिस्टम। जैसे अभी गुजरात की बात करते हैं। गुजरात में क्या है कि हम इधर खेती जो करते हैं, अनाज पैदा करते हैं, जैसे कि मेरे पास 20 से 40 एकड़ ज़मीन है। इधर क्या है जो एमएसपी है, एमएसपी सिर्फ ये अपना मेरे पास फर्ज करो 100 क्विंटल गेहूँ है, तो उसमें से गवर्नमेंट के रेट पे 30 क्विंटल ही खरीदा जाता है, और बाकी का जो रहा बचा तो उसमें क्या कहा उसमें व्यापारी फिर खुद मन मर्जी करता है। ये इसमें कचरा है जी, इसमें नमी है जी, वो अपनी मन मर्जी से वो 1200 को जो 2000 का रेट का अनाज है, हमारा गेहूं है, तो वो फिर व्यापारी अपनी मन मर्जी से उसको ख़रीदता है। तो ख़रीद के फिर पैसे की भी कोई गारंटी नहीं, हो सकता वो लेके भी भाग जाते हैं व्यापारी। जो अगर प्राइवेट सेक्टर में ये सिस्टम चला जाता है तो ये बहुत बड़ा होगा कि जो प्राइवेट व्यापारी हैं खरीदी करेंगी। आज हमारे इसमें गुजरात में हुआ है, हमारे साथ हुआ है। एक व्यापारी हमारा कम से कम 60 लाख रुपया लेके भागा प्राइवेट और कम रेट में। जो रेट अपना 1940 का रेट था, मजबूरन खेडूतों को वो किसान को वो 1500 से 1400 रुपये तक बिक्री करना पड़ा, क्योंकि किसान के पास स्टोर करने की व्यवस्था नहीं होती। तो इसलिए कभी जब मौसम ख़राब होता है तो मजबूरन उसको देखा भी अभी मौसम ख़राब है, तो उसका जो प्राइवेट व्यापारी है उसका नजायज़ फ़ायदा उठाता है। तो उसको देखता है भी अभी मौसम ख़राब है तो खेडूत को मजबूरी में देना पड़ेगा। तो खेडूत क्या करता है भी अब इसको संभाल तो सकते नहीं, तो उस करके उसको कम रेट में भी मजबूरी में देना पड़ता है। जो आज गवर्नमेंट ये कर रही है तो बिल्कुल सरासर गलत कर रही है, और इसका जो असर है पूरे भारत में है। कल्ला हरियाणा पंजाब की लड़ाई नहीं है, ये सारे भारत की और सारी मानवता की है। ये कल्ले किसान की नहीं है, ये सब उसके लिए है जो अनाज खाता है, सब के लिए ये सारी सब की लड़ाई है। मोदी साहब को 6 साल हो गए मन की बात करते को। अब मोदी साहब को बेनती करते हैं हम हाथ जोड़ के भी मन की बात छोड़ो, अब काम की बात करो। जो काम की बात है, जो कारपोरेट के लिए जो कर रहे ना, रेलवे बिक्री हो गया, सारा सिस्टम बिक्री हो गया। अब ये मत करो भी किसान को भी रोड पे लेके आए। अब ये गरीब जो छोटे किसान हैं, छोटे किसानों का ये सबसे बड़ा ज़्यादा नुकसान होगा इसमें,
क्योंकि आप ये बोल रहे हैं खुली मंडी, खुली मंडी में छोटा जो किसान है जिसके पास 100 मन या 20 मन अनाज है, वो पंजाब से गुजरात में कैसे आएगा जी बिक्री करने? नहीं आ सकता। उससे ज़्यादा उसकी फसल का जो दाम, उससे ज़्यादा उसका किराया बन जाएगा, भाड़ा बन जाएगा। वो नहीं ऐसा कर सकता। आज जो खुली मंडी के नाम पे जो कर रहे हैं ना, बिचौलिए निकालेंगे, वे करेंगे, ये बड़े बिचौलियों को डाल रहे हैं अभी, मतलब अपना कम रेट में खरीद के आगे स्टोर करके उसमें अपने महंगे भाव में बिक्री करें। तो ये आने वाले हर आदमी को, हर एक को, जो चाहे वो व्यापारी है छोटा, कहने का मतलब जो अनाज खाता है जी, हर आदमी, उसके लिए ये पूरा गलत है, हाँ, सभी के लिए। और ये मतलब जो भी है, ये 3 जो निकाले हैं ये रद्द होने चाहिए, और इसका हम पूरा पुरजोर से समर्थन करते हैं। जय जवान जय किसान। वाहिगुरु जी का खालसा, श्री वाहिगुरु जी की फतेह। जय किसान जय जवान। मैं क्या कह रहा हूँ मोदी साहब, मेरी बात जरा ध्यान से सुन ला। एक किसान ही है जो पंजाब से लेके लंदन तक अनाज पहुंचता है, ये किसानों का है। ये टावर टैंकियों के ऊपर नहीं उगाया जाता, ये ज़मीन के अंदर उगाया जाता है, कसी के साथ पानी लगाया जाता है, ये बातों के साथ नहीं लगता। ये जो तू बिल लेके आया, ये बिलों के साथ कुछ नहीं बनना। ये तेरे को मंडी हर वक्त चालू करनी पड़ेगी, हर हालत में। ये जो तू प्राइवेट कर रहे हैं सब, रेलवे भी बिक्री कर दिया, वो भी प्राइवेट कर दिया, बिजली बिक्री कर दिया, वो भी प्राइवेट कर दिया, और रही मंडियों की बात, ये भी तू प्राइवेट करने को जा रहे हैं। पर अभी किया नहीं है तू, क्यों कर नहीं सकता? जब तक हम बैठे हैं, इसके मालिक हम हैं, ये तू नहीं है। ये तू अपने हाथ से चाबी निकाल दिया, जो चाबी तेरे को सौंपी थी हमने, वो फेंक दी चाबी। तू अभी बेफिक्र हो गया, नॉन टेंशन होगी तेरे को, भाई मेरे को हर साल में मेरे को गेहूं का, चावल का, हर एक चीज़ का भाव तय करना आपको पड़ रहा था कि अभी किसानों को कितना रेट देंगे हम, क्यों गवर्नमेंट ही तय करती थी ना रेट। तो ये तू चाबी फेंकती, ये चाबी तेरे को उठानी पड़ेगी। और एक आदमी से अपना घर नहीं चलता, और तेरे को पूरा देश चलाने के लिए तेरे को कुर्सी सौंपी थी, और तू अपनी कुर्सी भी तू बोलता, अपनी कुर्सी भी तू मैं फेंक रहा हूँ। मैं अभी तेरे से कुर्सी नहीं संभाली जाती, और कुर्सी नू संभाल, देश नू संभाल। हम तेरे से कुर्सी नहीं छीनते, हम अपना हक मांगते हैं। हक क्या है? हमारियाँ मंडियाँ, हमारी ज़मीन। जब तक तू नहीं मानेगा तब तक हम दिल्ली आने को तैयार हैं। हमारा अंदर का ना फोड़ के देख, अगर हम अंदर से हम उठ गए तो तेरे को बैठाना मुश्किल हो जाएगा। मोदी साहब, ये मंडी हर हालत में तेरे को चालू करनी पड़ेगी। बिल तेरे को तीनों के तीनों वापस लेने ही पड़ेंगे हर हालत में। नहीं तो फिर ऐसे कर, चाय की किटली तैयार कर और 5 रुपए कप बेचना चालू कर दे बस। और तेरे को क्या बोलूं, तू मन की बात करता है, तू मन की नहीं करता बात, और ना तू मन की सुनता है किसी की, तू करता है अपने मन की। अभी तेरे मन की नहीं चलेगी। ये बता मेरे को कि राजा तू है कि राजे हम हैं? और राजे तो हम हैं राजे तो। क्यों? जो उंगली तेरे ऊपर उठने वाली थी, वो उंगली पे पहले तू निशान कर देता है कि उंगली मेरे ऊपर ना उठे, और रह जाती है बात सैन के अंगूठे की। अंगूठा भी लगवा लेता है कि मैं पूरा अंगूठा भी लगा दो, पूरा राजबाग मेरे को सौंप दो।
अभी राजबाग भी तेरे को सौंप दिया, अभी तेरे से संभाला नहीं जाता। हम आज़ाद हैं, हम किसी के गुलाम नहीं हैं। गुलामी की जंजीरी बहुत लंबी पड़ी हुई थी, वो हमने निकाली है शहीदियाँ दे के, कुर्बानियाँ दे के हमारे बड़ों ने। उनको याद करके तू अभी भी समझ जा कि कौन लोग है। मोदी साहब, अभी तेरे दिन थोड़े है, जैसी हालत रखेगा तेरे दिन बहुत थोड़े है, समय बहुत कम रह गया तेरे पास। और दूसरा, तू वादे करता है झूठे झूठे, मैं 15-15 लाख रुपया डालूंगा। किधर गया तेरा काला धन, किधर गया तेरा सफेद धन? और किसी के खाते में तो 1 रुपया नहीं आया। और जो पहले था वो भी तो जीएसटी लगा के ख़त्म कर दिया बैलेंस। और क्या करेगा तू? देना तो क्या जनता को, उल्टा उनके भी खातों से तू निकाल रहे हैं। दूसरा, तेरे को मैं क्या बोलूं, अगर मैं अंदर से स्टार्ट हो गया तो तेरा तो मैं रुकना नहीं, ब्रेक नहीं लगेंगे तो फिर तेरे को भागना पड़ेगा। जय जवान, जय किसान, जय हिंद। देखो जी, जो कायदे कानून मोदी साहब ने बनाए हैं, पहले तो बहुत नफरत वाले बनाए हैं। हमारे को कोरोना ने होर ने सारे देश को बर्बाद करके रखा है। सब बच्चे घरों में बैठे हैं, कोई पढ़ा नहीं, खरबों रुपए का बच्चों का ही नुकसान हो जाता है, पढ़ाई का बुरा हाल हो गया है। ये ऐसे कायदे कानून बनाने की तो ज़रूरी नहीं थी। आज जो कुछ कर रहा है किसान कर रहा है, कितना दुख सहन किधर नहीं करया। इसने दुख कहाँ नहीं सहन करया, फौज में नहीं करया कि दुनिया में नहीं करया कि कहाँ नहीं करया। किधर पानी आ गया, कल की बात है, सारा मुल्क बर्बाद हो गया पानी से, तो मोदी ने नवे कानून बना के रख देते। ये हो गया, ये हो गया। क्या वो अन्न बाहर से आया था? बाहर से नहीं आया था। वो दानियों बानियों ने नहीं दिया था, वो तो खेड़ुओं ने दिया जो कुछ दिया। खेड़ुओं ने दूध दही सब कुछ इतनी सेवा करी। ये जितना दुख होया, दुख सहन करता है तो यही करता है। फिर ये कितने दुख सहन करता है, कुदरत के सहन भी करता है, सरकार के सहन भी करता है। काल दुकाल पड़ते हैं तो भी खेड़ू को ही दुख होता है। अदानी को कैसे टाइम ये निकला भी जो अभी कह रहा है, ऐसा बना दो भी जिसमें सभी दुनिया को बांध के रख दो। बच्चों की ऐसी बर्बादी हुई है, जो बच्चे लोग घरों में बैठे हैं, पढ़ने की सबको चिंता है, माँ बाप को चिंता है। ऐसा कोई दुनिया ऊपर इधर होएगा हिंदुस्तान में जिसको ये कायदे कानून का दुख नहीं होया या कोरोना का दुख नहीं होया। दुख तो दुनिया भर के इन लोगों ने डाल रखे है। हम लोगों को तो ऐसा लगता है अंग्रेज़ों का तो इनके कामकाज का कोई ज़्यादा फर्क नहीं है। अंग्रेज़ गए, काले दौरे निकल गए, काले आके बैठ गए, मुल्क को बर्बाद करके रख दिया। गोरे नवे गोरे आ गए हैं, ऐसे मुल्क नहीं ऊपर होएगा। फिर ये लोग खुद आपकी पेंशनें बना के बैठ गए हैं, पगारें लेते हैं। चलो 5 साल की तो पगार ले लिया, पेंशनें किसकी? कोई बहादुरी नहीं करी, कोई अच्छा नहीं करया। ये लोग तो जो गांधीनगर वाला गांधीनगर बैठ जाता है, दिल्ली वाला जाके दिल्ली बंगला लेके बैठ जाता है। इनके कुत्तों के लिए भी नौकर रखे हैं। जो जिन लोगों ने कुत्ते रखने हैं उनको कुत्तियों तरह करके रख दिया इन लोगों ने। सरकार ने कोई अच्छा काम नहीं कराया। ये मोदी सरकार ने बहुत बुरा हालत कर दिया दुनिया का। देखो तो सही, बच्चों की पढ़ाई पढ़ेंगे कैसे? दोबारा आएगा ये जो टाइम निकल गया दोबारा नहीं आएगा। ये गया ना गया, 6 महीना निकल गया, साल निकल गया, बच्चे की पढ़ाई गई तो बच्चे कभी पढ़ेंगे, कैसे पढ़ेंगे हो? ऐसी है कोई सरकार जो दोबारा उनको पास करके रख देगी भी ठीक है आप पास हैं, बहादुरी करी है, तुम्हारे माँ बाप ने बहादुरी करी, ऐसा कोई नहीं करेगा। खुद की पेंशनें लगा के बैठ गए या ज़िंदगी भर की पेंशनें। आने वाले टाइम में ये तो अंग्रेज़ों से भी बुरा हो जाएगा काम। अंग्रेज़ों से तो लड़ते थे अजय खेड़ू, तो इन लोगों से लड़ने से भी शर्म मानता था, पर इन लोगों ने कुछ नहीं माना ये बात। 4 महीना हो गया, खेड़ू लोग कैसे बैठे हैं, दिल्ली कितने दिन हो गए, बुढ़े बैठे हैं, बच्चे बैठे हैं, दुख सहन करते हैं। क्या किसी का जिया करता है घर छोड़ के चले जाइए? नहीं करता। ये सब सरकार ने बर्बादी करी, जितनी करी सरकार के गुनाह है। सरकार को सोच लेना चाहिए, ये कानून जो है लगे हुए है वापस ले लेने चाहिए। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। गुरु की प्यारी साध संगत जीओ, जो कि ਇੱਥੇ ਹੁਣ मीडिया वाले वीर आए हुए आ
ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜੋ ਵੀ ਸਮੱਸਿਆ ਸੁਣਨ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਦਾ ਸਮੂਹ ਸੰਗਤ ਦਾ ਸਮੂਹ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਹਿੱਤ ਰੱਖਦੇ ਹੋਇਆ ਬਚਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਮੂਹ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਜੋ ਵੀ ਫੈਸਲੇ ਆ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੋਲੇ ਗਏ ਹੋਏ ਵੀ ਇਹ ਫੈਸਲੇ ਜਿਹੜੇ ਲੈ ਜਾਣ, ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਕੱਢੇ ਹੋਏ ਆ ਕਿਸਾਨੀ ਵਾਸਤੇ, ਉਹ ਨਜਾਇਜ਼ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਆ ਉਹ ਅੰਨ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਰਹਿ ਸਕਦਾ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਅੰਬਾਨੀ ਤੇ ਅੰਡਾਣੀ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਧਨ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸੌਂਪਣ ਵਾਸਤੇ ਠੇਕਾ ਲੈ ਲਿਆ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਗਲਤ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਪਹਿਲਾ ਕਾਨੂੰਨ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਧਨ ਸੀ ਉਹ ਇਕੱਠਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਹੁਣ ਵਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਆ ਵੀ ਕਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਉਹ ਰਾਸ਼ਨ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਆਪਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵੇਚ ਸਕਦੇ ਆ, ਸਸਤਾ ਲੈ ਕੇ ਮੁੜ ਕੇ ਮਹਿੰਗਾ ਵੇਚਣਗੇ ਤੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਊਗਾ। ਜਿੱਥੇ ਅੱਗੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬਿਆ ਹੋਇਆ ਵਾ, ਉੱਥੇ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭੁੱਖਮਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਊਗੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ, ਪਹਿਲਾ ਨੰਬਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਾਨੂੰਨ ਇਹ ਪਾਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਇਹ ਰੱਦ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਦੂਜਾ, ਜੋ ਕਿਸਾਨੀ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਜੋ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਵਚਨ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਆ ਵੀ ਉਹ ਵੱਡੇ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਆ ਉਹੋ ਹੀ ਉਹਦੀ ਦੇਖ ਰੇਖ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਬਾਕੀ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਜੇ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਸਾਰੀ ਜੋ ਖਲਕਤ ਆ ਉਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਹ ਪੂਰੀ ਹੀ ਖਤਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਊਗੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਮਜ਼ਦੂਰ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੇ ਵਪਾਰੀ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਪਬਲਿਕ ਆ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਹ ਸਾਰੀ ਹੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਏਗੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ 3 ਕਾਨੂੰਨ ਨਵੇਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੱਢੇ ਆ, ਇਹ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਬੇਨਤੀ ਆ ਵੀ ਉਹ ਵਾਪਸ ਲਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣੇ ਹੀ ਪੈਣੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਪਬਲਿਕ ਉੱਠ ਖਲੋਂਦੀ ਆ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਕਿਸਾਨੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨ ਖੇਤੀ ਕਰਕੇ ਤੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਪਾਲਦੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਥਿਆਰ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ ਨਾ, ਫਿਰ ਰੋਕਣੇ ਔਖੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਜੇ ਸਮਾਂ ਹੈ, ਅਜੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਡਿਸੀਜਨ ਲੈ ਲੈਣ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਦੇਣ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਆ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਅੱਜ 2 ਸਟੇਟਾਂ ਉੱਠੀਆਂ, ਕੱਲ੍ਹ 4 ਹੋਈਆਂ, ਗਾਂ ਜਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਇਹ ਲੇਟ ਕਰਨਗੇ ਉਨੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ ਵਧਣਗੀਆਂ। ਫਿਰ ਜਿੱਥੋਂ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿੰਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨੇ ਪੈਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਾਂ ਜਿੰਨਾ ਲੇਟ ਕਰਨਗੇ ਉਹਨਾਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਾਸਤੇ ਮਾੜਾ ਵਾ ਸਮਾਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਤੇ ਏਕਤਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਹ ਹੁਣ ਟੁੱਟਣ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਵਧੇਗੀ। ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਹੈ ਆ, ਜਿੰਨਾ ਇਹ ਲੇਟ ਕਰਨਗੇ ਓਨਾ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਅੰਨਦਾਤਾ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਖਵਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਤੇ ਜੇ ਉਹੀ ਭੁੱਖਾ ਮਰੂਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਵੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ 3 ਫੈਸਲੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਕੱਢੇ ਆ ਉਹ ਵਾਪਸ ਲੈਣ, ਇਹ ਸਮੂਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਆ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। हेलो, मैं सुखदेव सिंह चंद सिंह, गांव फुलेवंड, तालुका अबड़ासा, जिला कच्छपुर। मैं इधर 1982 से खेती कर रहा हूँ। अच्छा, उस टाइम क्या हालात थे इधर? पूरा जंगल का एरिया था, कोई ज़मीन लेने को तैयार नहीं था, कोई फसल करने को तैयार नहीं था। इधर आके फसल उगाई, लोग हमारा तमाशा देखते थे भाई सरदार जी कैसे फसल करते हैं। तो फसल भी क्या है, तो फसल मंडी के बगैर हमारे को फसल का कभी भाव नहीं मिला। मंडी नहीं है इधर, तो मंडी के बगैर भाव नहीं मिला। इधर व्यापारी खरीद के ले जाते हैं तो मन मर्जी से भाव देते हैं, मन मर्जी से पैसा देते हैं, कभी देना कभी नहीं देना। तो मंडी होना ज़रूरी है। और दूसरी बात यह है कि मोदी साहब को हमारी बेनती है कि किसानों के साथ रहें, किसानों की बात सुने। तो मेरे को विश्वास है मोदी साहब बात सुनेंगे भी और किसानों का हक देंगे और मंडी पूरे हिंदुस्तान के अंदर मंडी चालू करेंगे। तो और इधर बड़ी दिक्कत है, इधर बड़ी दिक्कत है। हमारे ऊपर केस है, जो वो मोदी साहब को बेनती है वो वापस लें, मोदी साहब वापस लें। हमारे किसानों के ऊपर केस है हाई सुप्रीम कोर्ट में, जा मोदी साहब वो वापस लें। अच्छा, वापस लें। इधर क्या नहर का पानी नहीं है, ज़मीन हमारी बचे, ज़मीन के पीछे पानी मिले हमारे को, नहर का कनाल का पानी मिले, कनाल का पानी नहीं है।
बोरों के पानी खारे लगा लगा कर हम खेती कर रहे हैं। जिप्सम हर वर्ष हमारे को जिप्सम डालनी पड़ती है, महंगे बिल है, बिजली के महंगे बिल है, वो हम भर नहीं पाते। कैसे भरते हैं, बाल बच्चा भूखा रहकर। अच्छा हमारा हालत देखो, हमारी हम किसान लोग हैं, देखो हमारी हालत देखो क्या है, देखो इधर हालत क्या है। ऐसी हमारी हालत हो रही है किसानों की। तो मोदी साहब को बेनती है कहाँ भाई हमारी ज़मीन बचाओ, और दूसरे नंबर पे पूरी कच्छ को नहर का पानी दे। पूरी कच्छ को मांगते हैं हम, ये नहीं खाली अबड़ासे को मांगते हैं, पूरी कच्छ के लिए मांगते हैं। कच्छ के कोने कोने में नहर का पानी होए तो कच्छ को हम कश्मीर बना दें। ऐसा करो, ऐसा नहीं करो आप किसानों के उल्ट कानून पैदा करो। तो देखो, जय जवान जय किसान। किसान जवान देश की रक्षा करता है, किसान देश की माँ है। हर आदमी, हर जीव, पंखी, पशु जो कुछ है वो किसान का अनाज पैदा किया हुआ खाते हैं, तो खाकर ही जीते हैं। नहीं तो सब किसान का अनाज पैदा नहीं करे तो पूरी दुनिया खत्म हो जाए। खाएंगे क्या? कैल्शियम के पेट्रोलियम का केमिकल का सीमेंट खाएंगे? क्या खाएंगे? अनाज खाएंगे। हर जीव अनाज खाता है। तो इस करके मोदी साहब को बेनती है, किसानों की बात सुनो, उनको पूरा अधिकार दो। जय जवान जय किसान। मैं गुरमीत सिंह हरभजन सिंह, गांव विंजान, तहसील अबड़ासा, नलिया, गुजरात से बोल रहा हूँ। मेरा सरकार से यही निवेदन है, जो सरकार अपने 3 ऑर्डिनेंस लेके आई है, ये किसानों के बिल्कुल खिलाफ है। और जो हमारे पंजाब भाई और सभी स्टेटों के किसान दिल्ली में बैठे उनका हम पूरा सहयोग करते हैं। हमारे गुजरात में भी मंडीकरण तो बुरा नहीवत प्रमाणी है, बिल्कुल ख़त्म। ये मंडीकरण, इधर फसल को खरीदना प्राइवेट खरीदते हैं और वो पैसा लेके भाग जाते हैं, हमारे को कुछ नहीं मिलता, ना ही उनकी कोई गारंटी होती है। जब मोदी सरकार बड़े बड़े वायदे करती तो है, लेकिन अब मैं गुजरात मॉडल बोलते, गुजरात में भी ऐसा है कुछ है नहीं। हमारे किसानों की हालत बहुत ख़राब है इधर। ભુજમાં ગઈકાલથી ઠંડીની શરૂઆત થતાં લોકોમાં ઠંડી પ્રસરી આવનારા 5 દિવસ સુધી ઠંડી તેજ સ્થિતિમાં હોવાનું હવામાન વિભાગ દ્વારા જણાવ્યું છે। ડિસેમ્બરના પ્રારંભમાં માવઠાની આગાહી વચ્ચે બેવડી ઋતુ બાદ ગત દિવસની ઠંડી પ્રમાણ આ સરહદી જિલ્લામાં વધતા લોકો ગરમ કપડાનો સહારો લેવાની ફરજ પડી છે। ઠંડી શરૂ થતાં ખેડૂતોને પણ શિયાળુ પાક સારો ઉતરવાની આશા સેવાઈ રહી છે। નખત્રાણા તાલુકાના પંથકમાં ઠંડકનો અનુભવ સાથે દિવસ દરમિયાન પવન સાથે ઠાર વળતા લોકો ગરમ વસ્ત્રો સાથે જાતજાતના આરોગી ઠંડી સામે રક્ષણ મેળવી રહ્યા છે। શિયાળાના ટૂંકા દિવસના કારણે અંધારું વહેલું થઈ જતા રાત્રિના ભાગે વાતાવરણ ઠંડુગાર થઈ જતા માર્ગો સાવ સુમસાન બની જાય છે। જો કે આગામી દિવસોમાં ઠંડીનું પ્રમાણ વધવાની શક્યતા વચ્ચે લોકો કામ સિવાય ઘરની બહાર જવાનું ટાળી રહ્યા છે। તો રાત્રિના યુવા વર્ગ ગામના ચોરે કે વથાવણ તાપણું કરી દેશી ઢબે ઠંડી ઉડાડતા હોવાના દ્રશ્યો શુરુઆતથી જ જોવા મળી રહ્યા છે। देखिए, जहाँ तक मौसम का सवाल है कि अभी आने वाले 4 से 5 दिन जो है आसमान मुख्य रूप से साफ रहेगा। और हालांकि जैसे आपने देखा होगा 2-3 दिन से जो है तापमान में जो है कमी आई है, और ये कमी अभी 3-4 दिन तक बनी रहेगी। इसी वजह से जो भुज का जो तापमान है, न्यूनतम तापमान 10 से 11 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास रहेगा, और जो अधिकतम तापमान है वो 28 से 29 डिग्री सेंटीग्रेड रहने की संभावना बनी रहेगी। जहाँ तक नलिया की बात है, नलिया का जो तापमान है वो इससे 3 से 4 डिग्री कम रहने की संभावना रहेगी। जैसे कि 6 से 7 डिग्री सेंटीग्रेड उसका न्यूनतम तापमान रहेगा। और जहाँ तक अधिकतम तापमान की बात है वो 26 से 27 डिग्री सेंटीग्रेड, वो लगभग भुज के आसपास ही बना रहेगा। પીએમ મોદીની કચ્છ મુલાકાતને ધ્યાને લઈને પૂર્વ કચ્છમાં પોલીસ દ્વારા ઠેર ઠેર બંદોબસ્ત કરાયો। વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી મંગળવારે કચ્છમાં 2 મહત્વાકાંક્ષી પ્રોજેક્ટના ખાતમુહૂર્ત માટે પધારી રહ્યા છે। ધોરડો ખાતેથી તેઓ ખાવડાના વિશ્વના સૌથી મોટા સોલાર એનર્જી પાર્કનું ગુંદિયાળી ખાતે નિર્માણ પામનાર ડિસેલિનેશન પ્લાન્ટનું ખાતમુહૂર્ત કરવાના છે। ત્યારે તેમના કચ્છ આગમન પૂર્વ સરહદી કચ્છ જિલ્લાને જાણે પોલીસ છાવણીમાં ફેરવાયો છે। વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી જ્યારે પાકિસ્તાનને અડીને આવેલા સરહદી કચ્છ જિલ્લામાં આવી રહ્યા છે ત્યારે તેમણે વીવીઆઈપી સુરક્ષા પ્રોટોકોલ પ્રમાણે ગોઠવાઈ છે। એસપીજી ટીમોએ કચ્છના ધામા નાખીને સુરક્ષા બંદોબસ્ત
બંદોબસ્તનો મોરચો સંભાળી લીધો છે. કચ્છમાં ચકલુય ન ફરકે તે મુજબની સુરક્ષા ગોઠવાઈ છે. એસપીજીના ટીમના અધિકારીઓ સહિત 75 જવાનોની ટુકડીઓ ગત રોજ નલિયાના ભાડાના એરફોર્સ પર ઉતરણ કરીને જિલ્લા મથક ભુજમાં આવી હતી. ભુજમાં એસપીજીના ટીમના સુરક્ષા જવાનોને સ્થાનીય ભૌગોલિક માહિતી આપવાની સાથે સુરક્ષા વ્યવસ્થા સંબંધે તાલીમ અપાઈ હતી, જે રિહર્સલ પણ કરવામાં આવ્યું હતું. બીજી તરફ બોર્ડર સિક્યોરિટી ફોર્સના સીમા વિસ્તારમાં ચુસ્તતાપૂર્વક તૈનાત કરાઈ છે. સીમા સુરક્ષા દળની ટીમો આમ પણ સરહદ પર સતર્કતાથી પહેરો ભરતી હોય છે, પરંતુ વડાપ્રધાન કચ્છની મુલાકાતે આવતા સીમાઓ જાણે સંપૂર્ણ સીલ કરાઈ છે અને બંદોબસ્ત વધારી દેવામાં આવ્યો છે. લાયન્સ ક્લબ ગાંધીધામ તથા ICDS વિભાગના ઉપક્રમે પ્રાથમિક શાળા ગાંધીધામ મધ્યે મેગા મેડિકલ કેમ્પનું આયોજન કરાયું. લાયન્સ ક્લબ ગાંધીધામ તથા ICDC વિભાગના ગાંધીધામના ઉપક્રમે પ્રાથમિક શાળા ગાંધીધામ મધ્યે મેગા મેડિકલ કેમ્પનું આયોજન કરવામાં આવેલ, જેમાં આંગણવાડી બહેનો દ્વારા સર્વે કરીને તારવેલ 213 જેટલા ઝોનમાં આવતા બાળકોનું નિઃશુલ્ક નિદાન કરવામાં આવેલ અને દવાઓ આપવામાં આવેલ, જેમાં ગાંધીધામના વિવિધ નામાંકિત ડોક્ટરોએ સેવા આપેલ છે. અને આ કાર્યક્રમમાં લાયન્સ ક્લબના પ્રેસિડેન્ટ નેહાબેન વોરા, ડોક્ટર ચેતન વોરા, વિનોદભાઈ મેઘાણી, CDPO સોનલબેન જૈન, સુનીતા દેવનાની, કાર્તિક વોરા, વુંદા જાદવ, શીતલ મહેશ્વરી, રાકેશ ગણાત્રા, વિરમભાઈ રબારી, શ્રીમતી મંજુલાબેન જોશી, નૈનાબેન જોશી, શાળાના આચાર્ય શ્રી હિરેનભાઈ પંચાલ, SMCના અધ્યક્ષ શ્યામભાઈ માતંગ, ડોક્ટર ભાવિન ઠક્કર વગેરે મહાનુભાવો ઉપસ્થિત રહ્યા હતા. નમસ્કાર, હું લાયન્સ ક્લબ ન્યૂ હોરાઇઝન ક્લબની પ્રેસિડેન્ટ નેહા વોરા તમારા બધાનું અભિવાદન કરું છું. અમે આજે આ મેડિકલ કેમ્પ જે આપણા આંગણવાડીના યલો ઝોનના 213 છોકરાઓ છે એના માટે કર્યો છે. અમે અલગ અલગ વિસ્તારમાં 4 રવિવાર સુધી આપેલું છે અને આગળ પણ સમય અમે કરીએ છીએ. કાલે અમે લોકો આ આશા વર્કર્સ જે 100 બહેનો છે એને પણ 1 મહિનાની ઇમ્યુનિટી બૂસ્ટ દવાઓ આપી, જેથી કરીને એ વર્કર્સો જે હિસાબે ઇસ્લામ એરિયામાં કામ કરે છે એની ઇમ્યુનિટી સારી રહે અને આવી જ રીતે ખૂબ સારી રીતે કામ કરે. અને એ લોકો બહેનોનો ખૂબ ખૂબ આભાર છે કે એ લોકો અમને બહુ હંમેશા સપોર્ટ કરવા માટે ગાઈડિંગ લાઈન તરીકે નરેશભાઈ, વિનોદભાઈ, હેમંતભાઈ બધાનો હંમેશા સપોર્ટ રહ્યો છે. અને એ લોકો અત્યારે અમારા ડિસ્ટ્રિક્ટના સેક્રેટરી પણ છે અને એ લોકોની ગાઈડલાઈન ઉપર અમે બધીને આગળ વધીએ છીએ. અમારી આ નવી ક્લબ બની છે અને આશા રાખીએ પણ અમે અમારી લાઈફ ક્લબે ડિસાઇડ કર્યું છે કે આ જે 213 છોકરાઓ છે એને સમય પર હેલ્ધી ફૂડ પ્રોવાઈડ કરવાનું. અમે અત્યારે જેટલી જરૂરતની દવાઓ છે એ પણ એ બધા છોકરાઓને પ્રોવાઈડ કરી છે અને આગળ પણ 6 મહિના સુધી સતત એ લોકો ઉપર કામ કરવાની ઈચ્છા છે, જેથી કરી અને આ છોકરાઓ ધીરે ધીરે કરીને નોર્મલ લાઈફ તરફ આગળ વધે અને હેલ્ધી લાઈફસ્ટાઈલ જીવી શકે. તો લાયન્સ ક્લબનું હંમેશા કામ રહ્યું છે, ડાયટમાં રહ્યું છે સમાજ તરફ કે એ લોકો સમાજને ઉપયોગી એવા સમાજ વર્ગ ત્યારે પણ કેટલા હાથે થતું જ નથી, બધાના સપોર્ટથી થાય છે. તો એ લોકો સ્પેન પ્રોવાઈડ કરી હિરેનભાઈએ, તો એનો આ બધાનો અમે લાયન્સ ક્લબ તરફથી આભાર માનીએ છીએ. અને આ નવી ક્લબ ચાલુ કરવા માટે અમારા ગાંધીધામના જ ડિસ્ટ્રિક્ટ ડૉક્ટરનો દિલથી આભાર માનીએ છીએ કે એ લોકોએ આજે સવારની OPD મિસ કરી અને અમને સહયોગ કર્યો છે. એમાં ડૉક્ટર ચેતન વોરા, ડૉક્ટર ભાવિન ઠક્કર, ડૉક્ટર વૃંદા, ડૉક્ટર સુનીતા દેવનાની અને ધન્વંતરી મેડિકલવાળા રાકેશભાઈ ગણાત્રા અને આંખના ડૉક્ટર એ બધાનો ખૂબ આભાર માનું છું. ₹1.10 કરોડના ખર્ચે લાઇબ્રેરી સહિતના વિવિધ લોકાર્પણ અંજાર ખાતે રાજ્યમંત્રી શ્રી વાસણભાઈ આહિર દ્વારા કરાયો. રાજ્ય સરકારશ્રીની વિવિધ ગ્રાન્ટોમાંથી અંજાર શહેરના વિવિધ વિકાસ કામોનું ખાતમુહૂર્ત અને લોકાર્પણના કાર્યક્રમો સામાજિક અને શૈક્ષણિક રીતે પછાત વર્ગ અને પ્રવાસન રાજ્યમંત્રી શ્રી વાસણભાઈ આહિરના વરદ હસ્તે કરાયું હતું. આજરોજ અંજાર ખાતે બસ સ્ટેશન પાસે ₹60 લાખના ખર્ચે સમગ્ર શહેરમાં CCTV કેમેરા લગાડવાનું ખાતમુહૂર્ત ચકારવામાં ₹1.10 કરોડના ખર્ચે તૈયાર થયેલ અદ્યતન નવી લાઇબ્રેરીનું લોકાર્પણ તથા અંગ્રેજી પ્રાથમિક શાળા માટે ₹55 લાખના ખર્ચે શિશુ મંદિર પાસે નવા 11 ઓરડા બનાવવા
નવાના કામનું ખાતમુહૂર્ત કરવામાં આવ્યું હતું. આ પ્રસંગે રાજ્યમંત્રી શ્રી વાસણભાઈ આહિરે જણાવ્યું હતું કે ભૂકંપમાં ક્ષતિગ્રસ્ત થયેલ મ્યુનિસિપાલિટી નવા અંજાર લાઇબ્રેરીના પુનઃનિર્માણ માટેની માંગ આ વિસ્તારના લોકો અને કાઉન્સિલરશ્રીઓની હતી, જેમાં નિર્માણનું કાર્ય પ્રમુખશ્રીએ હાથમાં લીધું અને તેણે આજે પૂર્ણ કરી આ વિસ્તારના લોકોનું સ્વપ્ન સાકાર કરેલ છે. તો આ હતા આજના સમાચાર. આવતીકાલે ફરી મળીશું આ જ સમય અને આ જ માધ્યમ દ્વારા. ત્યાં સુધી રજા આપશો. નમસ્કાર.